यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। जी हाँ बच्चों, आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पर आधारित है और इस टॉपिक से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते थे उसे मैंने इसमें बनाया है। और जो जैक के द्वारा मॉडल सेट जारी किया गया था उसमें भी इस टॉपिक से संबंधित जो जो क्वेश्चन था वो मैंने इसमें डाल दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा वीडियो देखने के बाद इस टॉपिक से संबंधित कोई भी सवाल आपका नहीं छूटेगा, इसलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें, बिल्कुल स्किप ना करें। और इसके अलावा अगर कोई सवाल आपके मन में रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि मैं उसका जवाब आपको दे सकूं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए हम लोग बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि रूस के शासक को क्या कहा जाता था। तो रूस के शासक को जार कहा जाता था, है ना। तो यहाँ देख सकते हैं जो आंसर है उसे मैंने ग्रीन कलर से जो है हाईलाइट कर दिया है ताकि आप लोगों को याद करने में कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट सवाल है कि वंश आधारित सत्ता के समर्थक थे। तो वंश आधारित सत्ता के समर्थक किस विचारधारा के लोग थे, कहने का मतलब इसका ये है। तो रूढ़िवादी अर्थात जो कंजर्वेटिव विचारधारा के जो लोग थे वे लोग वंश आधारित सत्ता के समर्थक थे, है ना। यहाँ पे ध्यान रखें कि ये कंजर्वेटिव अर्थात कि रूढ़िवादी विचारधारा के लोग जो परंपरा से जो चीज़ें चली आ रही थी, जो व्यवस्था चली आ रही थी उसमें बदलाव नहीं चाहते थे। हाँ, ये अलग बात है कि 19वीं शताब्दी में वे लोग भी थोड़ा बहुत बदलाव चाहने लगे थे, लेकिन वे लोग चाहते थे कि जो व्यवस्था और जो परंपरा पहले से चली आ रही है उसको बरकरार रहना चाहिए, है ना। नेक्स्ट सवाल है कि प्रतिनिधि पर आधारित निर्वाचित सरकार का पक्षधर कौन था। तो प्रतिनिधि पर आधारित निर्वाचित सरकार का पक्षधर जो था वो उदारवादी विचारधारा के लोग थे। ये उदारवादी विचारधारा के लोग जो हैं एक तरीके से लोकतंत्र के समर्थक थे, लेकिन यहाँ पर उदारवादी विचारधारा के जो लोग थे वे सभी लोगों को पूर्ण बहुमत ये मताधिकार देने के पक्षधर में नहीं थे। वे लोग सिर्फ अमीर लोगों को ही अर्थात धनवान लोगों को ही वोट देने के अधिकार की हिमायती थे। नेक्स्ट सवाल है कि आमूल सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन का पक्षधर कौन था। आमूल सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन का पक्षधर जो था वो रेडिकल विचारधारा के लोग थे। रेडिकल अर्थात कि आमूल परिवर्तनवादी, है ना। तो इस विचारधारा के लोगों का मानना था कि समाज में जो व्यवस्था पहले से चली आ रही है उस व्यवस्था में सुधार नहीं बल्कि उसको पूरा बदल जाना चाहिए वो, और एक नए सिरे से एक नई व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए जिसमें सभी लोगों की भागीदारी हो, अर्थात न सिर्फ उसमें अमीरों की भागीदारी हो बल्कि उसमें गरीबों की भी भागीदारी होनी चाहिए, न उसमें सिर्फ पुरुषों की भागीदारी हो बल्कि उसमें महिलाओं की भी भागीदारी होनी चाहिए। ये जो विचार था ये किन लोगों का मानना था, रेडिकल लोगों का मानना था। नेक्स्ट सवाल है कि केवल संपत्तिधारियों को ही वोट का अधिकार मिलना चाहिए, यह विचार किन लोगों का था। तो हमने जैसा कि ऊपर में कहा कि उदारवादी विचारधारा के जो लोग थे वो प्रतिनिधि सरकार के पक्षधर तो थे, लेकिन वोट देने का अधिकार वे केवल और केवल धनवान लोगों को ही देना चाहते थे। तो इसका आंसर इस तरीके से क्या होगा, बी, उदारवादी, है ना। नेक्स्ट सवाल है कि महिला मताधिकार आंदोलन के समर्थक कौन थे। तो महिला मताधिकार के आंदोलन के समर्थक जो हैं वो रेडिकल विचारधारा के लोग थे। नेक्स्ट सवाल है कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन कहाँ हुआ था। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट सवाल है फ्रांस में कौन चाहते थे कि सरकार सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। तो यहाँ किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, यह ध्यान रखें। तो लुई ब्लांक जो है एक विद्वान हुए वहाँ पे समाज सुधारक हुए फ्रांस में, वो चाहते थे कि सरकार जो है वो सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे, अर्थात कि समाजवादी विचारधारा को बढ़ावा दे, है ना। नेक्स्ट सवाल है कि नया समन्वय अर्थात न्यू हार्मोनी का गठन इंडियाना में, है ना, इंडियाना में, कहाँ पर, इंडियाना में किसने किया था। तो नया समन्वय का गठन जो है रॉबर्ट ओवेन जो कि एक ब्रिटेन के उद्योगपति थे, इन्होंने इंडियाना में नया समन्वय नाम से एक संस्था का गठन किया था। तो इससे 3 तरह के सवाल बनते हैं, आप लोग इसको देखें। ये पूछ सकता है, पहला सवाल तो यही हो गया कि नया समन्वय अर्थात न्यू हार्मोनी का गठन किसने किया था। तो रॉबर्ट ओवेन ने किया था। दूसरा सवाल ये पूछ सकता है कि नया समन्वय का गठन रॉबर्ट ओवेन ने कहाँ किया था।
तो इंडियाना में किया था, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपका कि ब्रिटेन में लेबर पार्टी का गठन कब हुआ था, ठीक है। तो ब्रिटेन में लेबर पार्टी का गठन 1905 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट सवाल है कि अक्टूबर क्रांति कब हुई थी। तो अक्टूबर क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी, और ये ध्यान रखें कि 24 अक्टूबर को इस क्रांति की शुरुआत हुई थी, है ना। नेक्स्ट सवाल है कि अक्टूबर क्रांति कहाँ हुई थी, कहाँ का मतलब किस देश में हुई थी। तो अक्टूबर क्रांति रूस में हुई थी, और इसी क्रांति के बाद जो है रूस से जारशाही शासन का एक तरीके से अंत माना जाता है, और वहाँ पे समाजवादी व्यवस्था साम्यवादी व्यवस्था स्थापित होती है ना। नेक्स्ट सवाल है कि 1914 में रूस पर किसका शासन था। 1914 में रूस पर किसका शासन था। तो 1914 ईस्वी में रूस पर जो है जार निकोलस द्वितीय का शासन था। नेक्स्ट सवाल है कि रूस में किस धर्म के मानने वाले लोग बहुमत में थे। तो रूस में ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी अर्थात कि ऑर्थोडॉक्स चर्च की विचारधारा के जो लोग थे वो बहुमत में थे, है ना। नेक्स्ट सवाल है कि 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या कितनी थी। तो 1914 ईस्वी में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या जो है वो 31% थी। नेक्स्ट सवाल है ना, नेक्स्ट सवाल है कि रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन कब किया गया। तो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन जो है वो 1898 ईस्वी में किया गया था। अगला सवाल है कि किस वर्ष के पहले रूस में राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थी। तो यहाँ पे ध्यान रखें कि ये जो है 1914 ईस्वी तक, है ना, रूस में सभी राजनीतिक पार्टियों को गैरकानूनी घोषित किया गया था, ठीक है। अगला सवाल है कि रूस में सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी अर्थात कि समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन कब हुआ। तो रूस में सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी अर्थात समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन 1900 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट सवाल है बोल्शेविक दल का नेता कौन था। तो बोल्शेविक दल का नेता जो है व्लादिमीर लेनिन था, है ना। नेक्स्ट सवाल है कि रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम सुधारवादियों को क्या कहा जाता था। तो रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम सुधारवादियों को जो है वो जदीदी कहा जाता था, है ना। क्या कहा जाता था, जदीदी। नेक्स्ट सवाल है कि विंटर पैलेस पर किसके नेतृत्व में मजदूरों ने हमला किया। तो विंटर पैलेस पर पादरी गैपॉन के नेतृत्व में जो है वो मजदूरों ने हमला किया था। नेक्स्ट सवाल है कि खूनी रविवार की घटना कब हुई थी। तो खूनी रविवार की घटना जो है 1905 ईस्वी में हुई थी। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखें कि अगर इसका डेट पूछा जाए तो डेट ध्यान में रखें कि 22 जनवरी, है ना, 22 जनवरी 1905 ईस्वी को खूनी रविवार की घटना हुई थी। नेक्स्ट सवाल है कि ड्यूमा अर्थात निर्वाचित परामर्शदाता संसद के गठन को मंजूरी दी गई कब, है ना। तो ड्यूमा अर्थात कि निर्वाचित परामर्शदाता संसद के गठन की मंजूरी 1905 ईस्वी में दी गई थी। अगला सवाल है कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की किस गठबंधन में थे। तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की केंद्रीय शक्ति के रूप में के गठबंधन में शामिल थे। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखें कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पूरा यूरोप और अर्थात और मतलब उसमें दूसरे महादेश के भी देश शामिल थे, अर्थात कह सकते हैं कि पूरा विश्व जो है दो गुटों में बटा हुआ था। एक को केंद्रीय शक्ति या धुरी शक्ति कहा जाता था और दूसरे को मित्र राष्ट्र कहा जाता था। तो धुरी शक्ति में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की और हंगरी इत्यादि देश शामिल थे। वहीं मित्र राष्ट्रों के देश में जो है वह ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जापान, अमेरिका इत्यादि देश शामिल थे। तो एक चीज़ ध्यान रखें कि मित्र राष्ट्र और केंद्रीय राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र की अगर बात की जाएगी तो उसमें हो जाएगा ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, जापान आदि। और धुरी राष्ट्र में अर्थात केंद्रीय शक्ति में कौन कौन हो जाएगा, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की आदि। नेक्स्ट सवाल है कि फ्रांस, ब्रिटेन और रूस क्या कहलाते थे। ये भी हमने जैसा कि चर्चा किया कि फ्रांस, ब्रिटेन और रूस जो है वह मित्र राष्ट्र कहलाते थे, है ना। नेक्स्ट सवाल है कि प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ, है ना। तो प्रथम विश्व युद्ध का जो आरंभ है वह 1 अगस्त 1914 ईस्वी को
हुआ था, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है कि पेट्रोग्राद शहर का पुराना नाम क्या था? तो पेट्रोग्राद शहर का पुराना नाम सेंट पीटर्सबर्ग था। ठीक है। अगला सवाल है जारिना अर्थात कि जार की पत्नी का क्या नाम था? तो जार की पत्नी का नाम जो है अलेक्सांद्रा था, है ना। अगला सवाल है कि जारिना का सलाहकार कौन था? तो जारिना का सलाहकार रासपुतीन नामक एक संत व्यक्ति था, साधु व्यक्ति था, लेकिन वो कहने के लिए संत था लेकिन धूर्त व्यक्ति था कुल मिला के वो, है ना, जो जारिना को गलत सलाह देता था। और एक तरीके से कहा जाता है कि रूस में जो जारशाही का पतन हुआ और लोगों के बीच जो अर्थात जनता के बीच राजा को लेकर के जो आक्रोश था, जारशाही को लेकर के जो आक्रोश था, उसमें जार की पत्नी अलेक्जेंद्रा और उसका सलाहकार रासपुतीन का बहुत बड़ा हाथ था, है ना। अगला सवाल है कि 22 फरवरी 1917 को महिलाओं के नेतृत्व में रूस में कारखानों में हड़ताल की गई। इस तिथि के को बाद में क्या नाम दिया गया, है ना। तो जो 22 फरवरी 1917 ईस्वी को महिलाओं के नेतृत्व में रूस के कारखानों में जो हड़तालें की गई थी, बाद में इस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है बाद में यूएनओ के द्वारा 8 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन उस समय 22 फरवरी को ये मनाया जाता है ना। नेक्स्ट सवाल है कि पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म कब हुआ? तो पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म जो है वो 27 फरवरी 1917 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। अगला सवाल है कि जार निकोलस द्वितीय ने कब अपनी गद्दी छोड़ दी? तो जार निकोलस द्वितीय ने 2 मार्च 1917 ईस्वी को अपनी गद्दी छोड़ दी थी। अगला सवाल है कि पेट्रोग्राद क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो पेट्रोग्राद क्रांति को फरवरी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है कि अप्रैल थीसिस किससे संबंधित है? तो अप्रैल थीसिस जो है वो व्लादिमीर लेनिन का कॉन्सेप्ट था। व्लादिमीर लेनिन ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इतने अपने जो अप्रैल के महीने में पब्लिकली एक थीसिस जारी की थी, जिसमें 3 बातों का उसने जिक्र किया था कि पहला कि सबसे पहले युद्ध बंद हो जाना चाहिए, दूसरा कि रूस में जितनी भी ज़मीनें हैं वो किसानों के बीच बांट देना चाहिए, और तीसरा कि सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। और उसका ये तीनों विचार जो है अप्रैल थीसिस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट सवाल है कि सैनिक क्रांतिकारी समिति का नेता कौन था? तो सैनिक क्रांतिकारी समिति का नेता लियोन ट्राटस्की थे। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि अक्टूबर क्रांति का आरंभ कब हुआ? तो अक्टूबर क्रांति का आरंभ ऊपर में ही बता चुके हैं कि 24 अक्टूबर को हुआ था। नेक्स्ट सवाल है कि अक्टूबर क्रांति के समय रूस के प्रधानमंत्री कौन थे? तो अक्टूबर क्रांति के समय रूस के प्रधानमंत्री केरेंस्की थे। अगला सवाल है कि विंटर पैलेस पर किस युद्धपोत से बमबारी की गई थी? तो विंटर पैलेस पर आरोरा नामक युद्धपोत से बमबारी की गई थी। नेक्स्ट सवाल है कि प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध जो है वो 1918 ईस्वी में समाप्त हुआ था। और शुरू कब हुआ था? 1914 ईस्वी में, है ना। अगला सवाल है कि रूस विश्व युद्ध से कब अलग हट गया? तो रूस जो है वो 1917 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध से अलग हट गया। और 1917 ईस्वी में हम लोग जानते हैं कि रूस में रूसी क्रांति हुई थी, बोल्शेविक क्रांति हुई थी। अगला सवाल है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल या कमिंटर्न का गठन कब हुआ था? तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल या कमिंटर्न का गठन जो है वो 1919 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है कि रूस में गृह युद्ध कब से कब तक चला? तो रूस में गृह युद्ध जो है 1918 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक चला था, है ना। नेक्स्ट सवाल है कि रूस में जूलियन कैलेंडर कब तक मान्य रहा? तो रूस में जूलियन कैलेंडर जो है 1 फरवरी 1914 ईस्वी तक मान्य रहा था। इसके बाद जूलियन कैलेंडर को हटा करके ग्रेगोरियन कैलेंडर अपना लिया गया था, है ना। अगला सवाल उसी से संबंधित है, देखें आप लोग कि 2 फरवरी 1914 के बाद रूस में किस कैलेंडर को स्वीकार किया गया? तो 2 फरवरी 1914 के बाद रूस में जो है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर को स्वीकार किया गया था, अपनाया गया था। नेक्स्ट सवाल है कि जूलियन कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर में कितने दिनों का अंतर है? तो जूलियन कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर में 13 दिनों का अंतर है। नेक्स्ट सवाल है कि रूस में सामूहिकीकरण की शुरुआत कब हुई? तो रूस में सामूहिकीकरण की शुरुआत 1929 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट सवाल है कि अखिल रूसी
सोवियत कांग्रेस को संसद का दर्जा कब दिया गया? तो अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को संसद का दर्जा मार्च 1918 ईस्वी में दिया गया, है ना। अगला सवाल है कि सोवियत टोपी अर्थात कि बुदियोनोवक्का, है ना, सोवियत टोपी को बुदियोनोवक्का कहा जाता था और इसका चुनाव जो है वो 1918 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट सवाल है कि बोल्शेविकों ने जर्मनी के साथ कहाँ पर संधि की थी? तो बोल्शेविकों ने जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोव्स्क नामक स्थल पर संधि की थी। अगला सवाल है कि बोल्शेविकों को किस नाम से जाना जाता था? तो बोल्शेविकों को रेड्स के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे ध्यान रखें कि रूस में 3 तरह की विचारधारा के लोग थे, अर्थात 3 खेमे में लोग बटे हुए थे। एक जो बोल्शेविक विचारधारा को मान रहे थे, दूसरा जो सामाजिक क्रांतिकारी विचारधारा को मान रहे थे, और तीसरा जो जार के समर्थक थे। तो जो बोल्शेविकों के समर्थक या बोल्शेविक विचारधारा को जो मानते थे उसको रेड्स बोला जाता था, और जो सामाजिक क्रांतिकारियों के विचारधारा को मानते थे उन्हें ग्रीन्स कहा जाता था, और जो जार के समर्थक थे उसको व्हाइट्स कहा जाता था, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। नेक्स्ट सवाल है कि सामाजिक क्रांतिकारियों को क्या कहा जाता था, है ना। तो सामाजिक क्रांतिकारियों को ग्रीन्स कहा जाता था। नेक्स्ट सवाल देखिए उससे संबंधित है कि जार समर्थकों को क्या कहा जाता था? तो जैसा कि हमने अभी बताया, जार समर्थकों को व्हाइट्स के नाम से जाना जाता था। अगला सवाल है सोवियत संघ अर्थात यूएसएसआर का गठन कब हुआ? तो सोवियत संघ का गठन जो है दिसंबर 1922 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है कि कई खेतों को मिलाकर की जाने वाली सामूहिक खेती को क्या कहते हैं? तो रूस में कई खेतों को मिलाकर की जाने वाली सामूहिक खेती को कम्यून कहा जाता था। नेक्स्ट सवाल है कि लेनिन का शासकीय उत्तराधिकारी कौन था? तो लेनिन का शासकीय उत्तराधिकारी स्टालिन था, और इसी स्टालिन ने जो है रूस में एक तरीके से सामूहिकीकरण की शुरुआत की थी, है ना। नेक्स्ट सवाल है कि रूस में संपन्न किसानों को क्या कहा जाता था? तो रूस में संपन्न किसानों को कुलक कहा जाता था। नेक्स्ट सवाल है सामूहिकीकरण कार्यक्रम की शुरुआत किसने की थी? तो सामूहिकीकरण कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो स्टालिन ने की थी, जो लेनिन का एक तरीके से शासकीय उत्तराधिकारी था। अगला सवाल है कि रूस में सामूहिक खेतों को क्या कहा जाता था? तो रूस में सामूहिक खेतों को कोलखोज कहा जाता था, है ना, कोलखोज। और सामूहिक कृषि को क्या कहा जाता था? तो सामूहिक कृषि को वहाँ पे कम्यून कहा जाता था, है ना। ध्यान में रखें इन दोनों चीज़ को, सामूहिक कृषि को कम्यून कहा जाता था और सामूहिक खेत को कोलखोज कहा जाता था। अगला सवाल है किस अवधि में रूस में सबसे बड़ा अकाल पड़ा? तो रूस में 1930 से 33 के बीच में जो अकाल पड़ा वो रूस का अब तक का सबसे बड़ा अकाल माना जाता। नेक्स्ट सवाल है कि 1930 से 33 में बड़े रूसी अकाल पड़े ये सॉरी यहाँ पड़े होगा 1930 से 33 में पड़े रूसी अकाल में कितने लोग मारे गए थे? तो 1930 से 33 के बीच में जो रूस में जो अकाल पड़ा उसमें लगभग 40 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा अकाल होगा, है ना। नेक्स्ट सवाल है द रेड रेवोल्यूशन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो द रेड रेवोल्यूशन नामक पुस्तक जो है वो R.S. अवस्थी ने लिखी थी। R.S. अवस्थी ने 3 पुस्तकें लिखी थी, जिसमें एक था द रेड रेवोल्यूशन, दूसरा था द रशियन रेवोल्यूशन लेनिन एंड हिज लाइफ एंड हिज थॉट्स, है ना। तो अगला सवाल उससे संबंधित है, देख लीजिए। रशियन रेवोल्यूशन लेनिन हिज लाइफ एंड हिज थॉट्स नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इसका जवाब भी क्या होगा? R.S. अवस्थी। नेक्स्ट सवाल है कि द रीबर्थ ऑफ रसिया के लेखक कौन थे, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, रोबर्थ हो गया, यहाँ रीबर्थ देखें, ध्यान में रखें आप लोग। द रीबर्थ ऑफ रसिया के लेखक कौन थे? तो द रीबर्थ ऑफ रसिया के लेखक जो है वो S.D. विद्यालंकार थे। नेक्स्ट सवाल है द सोवियत स्टेट ऑफ रसिया के लेखक कौन थे? तो द सोवियत स्टेट ऑफ रसिया के लेखक भी S.D. विद्यालंकर थे, है ना। और अंतिम सवाल है रविन्द्रनाथ टैगोर किस वर्ष रूस की यात्रा पर गए थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं वो रूस की यात्रा पर 1930 ईस्वी में गए थे। तो इस तरीके से इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सभी हमने यहाँ पर कवर किया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें से जितने भी सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे दिया है वो आपके एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछा जाएगा।
या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम में इस टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। इसलिए इस वीडियो को आप लोग बार बार देखें। और इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ अलविदा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।